हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, तो पहले इनको कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 37, आपको बताना है कि निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही कथन है, आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, यानी आपका तीनों कथन सत्य है। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसके लिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया और उपयुक्त में से सभी विकल्प आपका जो है सही है। 38 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले वाले सेशन में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। देखिए, इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रश्न संख्या 39, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया, आपको बताना है। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और 41 है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो प्यारेलाल, सी ऑप्शन। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नायर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। याद रखिएगा, वायकोम सत्याग्रह में। वायकोम सत्याग्रह, देखिए, वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर जो है राजी हुए थे। 43 नंबर है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 20 दिसंबर 1920 को। 20 दिसंबर 1920 छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। और इसका अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को भी यहां आए थे। 44 नंबर है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था, एक टीचर था। याद रखिएगा, जेवी कृपलानी, ये एक पेशे से टीचर थे। देखिए, प्रश्नगत विकल्प में गांधी जी के अनुयायियों में जेवी कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे, शेष अन्य ने मुख्यतः पेशे के रूप में वकालत के कार्य को जो चुना था। राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन मुख्यतः वह वकील थे। और नेक्स्ट प्रश्न है 45,
निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए? निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे और 1930 में वे जेल भी गए? नाम है जमनालाल बजाज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए और पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। 46 है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण किसके बारे में है? आपको मालूम है, सही जवाब है जमनालाल बजाज, यानी सी ऑप्शन। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। 47 है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। नाम था रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, यानी सी ऑप्शन। चार्ल्स एंड्रयूज, जिन्हें दीनबंधु एंड्रयूज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चार्ल्स एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। 48 है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो सही जवाब है यरवदा जेल को। देखिए, यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में जो है स्थित है। गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में यहां पे भेजा गया था और यहां से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को जो है मंदिर की संज्ञा दी। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 49। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, बताइए, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी किसके सदस्य नहीं थे? तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। याद रखिएगा, भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने थे। राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका जो है शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। प्रश्न संख्या 50 है, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश जो है चला गया है? याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। 30 जनवरी 1948 को नाथुन राम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। उनके मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश जो है चला गया है, हमारे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। 51 है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने। याद रखिएगा, माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी और कहा जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। 52 है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष क्या करें? खुले कान
पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। यह कथन किनका था गांधी जी के बारे में? तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को मतलब कि आदेशित किया कि वह भारत में पहले वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर कर व्यतीत करें। 53 है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी थी। 54 है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? यह कथन है महात्मा गांधी का, M.K. गांधी का। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गलत जो साधन है हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकते। 55 है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब है M.K. गांधी। M.K. गांधी जो है इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था महात्मा गांधी का कि जो उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति राज्य को गर्त में मिला सकती है। वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता है। इसीलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में एक संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ। 56 है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया, बताइए? तो देखिए सही जवाब है मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। ठीक है, याद रखिएगा, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में, यानी इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था। उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी-मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष के लिए किया। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। याद रखिएगा, कंफ्यूजन जो है पैदा नहीं करना है। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, इसके बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। 57 है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद की हड़ताल, यानी सी ऑप्शन। 58 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? याद रखिएगा, सही जवाब है वाराणसी में, यानी डी ऑप्शन। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। ध्यान रखिएगा। 59 है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग यानी जिन्हें 3 कठिया पद्धति कहा जाता था, इस पर नील की खेती के लिए अंग्रेजों के द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे और इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए। किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के लिए सत्याग्रह आरंभ किया। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेगेरियन कमेटी का गठन किया गया। याद रखिएगा, चंपारण एग्रेगेरियन कमेटी, गांधी जी इसके भी सदस्य थे और इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कठिया प्रणाली को जो है समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 60 है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? याद रखिएगा, मजदूर, यानी डी ऑप्शन। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों के द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। 61 है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से जो है संबंधित था? तो ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद संघर्ष, यानी बी ऑप्शन। 62 है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह जो है आरंभ किया गया था? निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सूती मिल कामगारों के लिए। ठीक है, सूती मिल कामगारों के लिए। 63 है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। 64 है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। डी ऑप्शन में दिया गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि और वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए, और इन बातों के आधार पर जहां तक अमेरिका का संबंध है उन्होंने वहां के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था। ABC का समर्थन गांधी जी करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 65 है, MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, किसके द्वारा? MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। डी ऑप्शन, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है। गांधी जी की अर्थनीति जो है वो सभी तरह के शोषण का क्या करती है? विरोध करती है।
चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग के द्वारा हो या दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसके मतलब कि इस शोषण को दूर करने के लिए ऐसे प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 66 है गांधीयन इनोवेशन, यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए, याद रखिएगा। गांधी इनोवेशन का जो तात्पर्य है वो यही है। देखिए, गांधी इनोवेशन का तात्पर्य है कम निवेश से, यानी कम निवेश कर कर अधिक उत्पादन करके और इन उत्पादों को अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, यह है गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य। और यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर के द्वारा प्रयोग किया गया था। प्रहलाद और R.A. माशेलकर, याद रखिएगा। और 67 है कौन सी घटना सबसे पहले हुई। कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो चंपारण सत्याग्रह। जो ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इसका समय याद रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। यानी चंपारण सत्याग्रह जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे पहले हुआ था, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है। और 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तीन कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल ने, यानी बी ऑप्शन। 69 है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किसने जो है आग्रह किया था, गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था इस दिशा की ओर, तो ध्यान रखिएगा राजकुमार शुक्ल ने। 70 नंबर है चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। 3 कठिया का मतलब था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/20वें भाग, याद रखिएगा। 71 है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया, तो याद रखिएगा चंपारण में, यानी डी ऑप्शन चंपारण। 72 है गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, बताइए किसके लिए था, तो नील कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए। नील कर्मी जो नील किसान थे, नील कर्मी थे, इनकी समस्या के समाधान के लिए गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। 73 है बताना है आपको कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, तो याद रखिएगा 3 कठिया पद्धति से। 74 है चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था क्या, बताइए। किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी ए ऑप्शन। किसानों के द्वारा जो 3 कठिया प्रथा था या 3 कठिया पद्धति था, किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। 75 है 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है।
तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो चंपारण, नील। स्थान चंपारण और किसके खेती से? तो नील की खेती से। 76 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा कथन है, चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो दोनों कथन है वो कौन सा कथन इसमें सही है। दोनों सही है, पहला सही है या दूसरा सही है, या बताइए, या दोनों गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसमें केवल दूसरा जो कथन है, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, केवल दूसरा कथन सत्य है। महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने उन्हें राजी किया था। चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रयूज और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, एच.एस. पोलाक इत्यादि शामिल थे। नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 77 है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में आपको बताना है कि किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। मैंने बोला था कि नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 78 है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। राजकुमार शुक्ल, यानी डी ऑप्शन। 79 है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो भू अनुदान, बताइए, या नकदी फसल, या भू राजस्व, या ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति। तो चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल के विरोध में था। किसकी? तो नील की कृषि के लिए। चंपारण आंदोलन जो है 1917 में मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध स्वरूप जो है प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था लागू कर दी थी और इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना जो है अनिवार्य कर दिया था। और इसी व्यवस्था के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रश्न संख्या 80 है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जो है, याद रखिएगा, भारत में नियोजित विकास का विरोध गांधी जी ने किया था। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रम परक उद्योगों को अधिक महत्व दिया ताकि अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थे जहां के मतलब कि निवासियों को जो है, जहां के निवासियों को सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादों से पूरी हो सके। तो इस तरह से इनका जो है उद्देश्य था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन देखकर बताना है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण, यानी डी ऑप्शन। चंपारण आंदोलन जो है 1917 में हुआ था। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। 82 है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? याद रखिएगा, अनुग्रह नारायण। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष F.G. सलाई थे। इसके सदस्य थे डीजे रीड, महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सी और जी रैनी, जबकि MEL
टैनर सचिव थे। 83 है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में, यानी सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया था। 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप क्या हुआ, चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, ठीक है, और छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। 84 है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो सही जवाब है चंपारण, याद रखिएगा। 85 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? निम्नलिखित स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो आपको मालूम है, सही जवाब है चंपारण, सी ऑप्शन। 86, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो याद रखिएगा चंपारण। 87 है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? नाम है राजकुमार शुक्ल। 88 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है, यह किसानों से जुड़ा था। ऑप्शन बी है, इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। देखिए, पहला और दूसरा दोनों कथन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है। सी ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी को सहयोग दिया था, बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है, यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, यानी डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, जो कि सही कथन नहीं है। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था तथा वह प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था रॉलेट सत्याग्रह 1919 था। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में प्रथम तीनों कथन सही है। 89 है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपियन बागान मालिकों के अत्याचारों के विरोध में गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी आदि थे। प्रश्न संख्या 90, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? नाम याद रखिएगा, एनजी रंगा ने। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। 91 है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? पहला कारण, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा कारण, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। बताइए इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन केवल सत्य है, यानी ए ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा,
वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने क्या किया? सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज के प्रति उनमें असंतोष होने का परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इसलिए पहला कथन जो सही है, जबकि दूसरा सही नहीं है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है किसान आंदोलन और किसान सभा, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम क्विज ग्रुप या टेलीग्राम चैनल, या आप चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।